कि हमने अभी 1857 की क्रांति की भूमिका पर चर्चा की है, जो कि उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में मेरठ से जो भी क्रांति स्टार्ट हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था, हमने उसकी चर्चा की। अब 1857 की क्रांति के बाद जो भी संगठनात्मक परिवर्तन हुए, हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस क्रांति के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। वहीं 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा पढ़ते हुए कैनिंग ने क्या कहा था, ये आपका कथन भी बनता है। कैनिंग ने कहा था कि अब भारत का शासन क्राउन के अधीन एक भारत मंत्री यानी सचिव तथा 15 सदस्य इंडिया काउंसिल द्वारा की जाएगी। वहीं गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी जाएगी, यानी 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के उपाधि में तब्दील कर दिया गया। वहीं 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। वहीं तत्काल समय में उत्तर पश्चिम प्रदेश तथा अवध के रूप में बटे उत्तर प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, जिन्हें क्रमशः आगरा तथा अवध के नाम से पुकारा जाता है। ये भी जो संगठनात्मक परिवर्तन हुए थे कि सरकार किस तरीके से अब अपना कार्य करेगी, उस पर चर्चा रही। अब क्रांति के बाद प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, हम समझेंगे कि प्रदेश में जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी क्रांति हुई थी, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से जागृत हुई। 1857 की क्रांति के बाद प्रदेश में अनेक धार्मिक सुधार आंदोलन, शिक्षा तथा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रसार हुए, जिनसे राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाई गई। जैसे कि आपका पहला है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से, जो कि यूपी में है, कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया। वहीं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 में एक पत्रिका निकली थी, उसमें राष्ट्रवाद का एक तरीके से राष्ट्रवाद का विकास की अवलोकन करने की एक निरंतर प्रक्रिया उसमें प्रारंभ की। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों के साथ ही शिक्षा के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। वहीं राष्ट्रवाद की आगे विचारधारा को बढ़ाते हुए मोहम्मद कासिम नन्नोवती एवं रशीद अहमद गंगाही ने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे से कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा के साथ साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उल्म या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद से अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के कारण घृणा थी। वहीं फिर भी सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1864 में की गई थी, तथा अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, के माध्यम से मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं सर सैयद अहमद खान ने तहफीज उल अखलाक तथा राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिकाएं निकाली। ये जो सभी पत्रिकाएं निकल रही हैं, इन सभी में एक राष्ट्रवाद की चिंगारी का उदय हो रहा था, उसमें इसमें चर्चा की गई है। वहीं एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मालवीय जी ने के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। जो कि एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, उसी का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में कर दिया गया मालवीय जी के सहयोग से। वहीं स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने हरिद्वार में गुरुकुल कांडली की स्थापना की। वहीं 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। ये जो सभी क्रांति के बाद संगठनात्मक परिवर्तन हुए सरकार में और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास आपको उस तरीके की भीड़ में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार
अपना जोर शोर से उनका विरोध कर रही थी। तो कुछ आपके जो क्रांतिकारी थे वे डायरेक्टली भीड़ में भाग नहीं ले सकते थे, एक तरीके से विद्रोह नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के जरिए अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद को समझाने के लिए, राष्ट्रवाद की चिंगारी को जगाने के लिए अपनी पत्रिकाओं में उन सभी का उल्लेख किया। इसी तरीके से हम जो भी उत्तर प्रदेश में भूमिका रही है राष्ट्रवाद की और आधुनिक भारत में क्या भूमिका रही है उत्तर प्रदेश की, हम उन सभी पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।